All right, so with that, we are starting with today's class, and this is third lecture of chapter number 2, which is current electricity. और आज की क्लास में let me just very quickly show you what we have. So ये तुम्हारे पास पहुंच की होगी already. So पहले हम बात करेंगे क्रिचॉफ्स लॉ की. क्रिचॉफ थे एक भाई साहब जिन्होंने हमें दो लॉज दिए थे, एक वोल्टेज का लॉ और एक करंट का लॉ. उन दोनों लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और फिर उसके बाद पोटेंशियल. So this is all about today's class. और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे Kirchhoff's law. Kirchhoff's law is K-I-R-C-O. This is Kirchhoff's law. इन्होंने हमको दो लॉ दिए, Kirchhoff's करंट लॉ और Kirchhoff's वोल्टेज लॉ. सर्किट में तीन ही चीजें होती है. मैं कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर बनाऊंगी तो एक बैटरी होती है और फिर एक तार होती है, फिर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा होगा और फिर उसके बाद सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा. ये जो बैटरी लगी है इसको हम दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं कि यहाँ से हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया. मान लो मैंने ये बैटरी लगाई 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है दोनों के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 20. तो अगर पॉजिटिव वाला +20 पे है तो नेगेटिव वाला 0. और इसका मतलब ये भी है कि पॉजिटिव वाला अगर 20 पे है तो ये पॉइंट भी +20 पे होगा, ये पॉइंट भी +20, +20, +20, +20, +20, यहां तक पोटेंशियल होगा +20 और यहां का पोटेंशियल होगा 0 0 0 0 0 and 0. So this also means the potential across. Okay, हम इसको बोलते हैं across. Across का मतलब होता है जब किसी चीज के आर पार तुम्हें कुछ देखना होता है, तो हम पोटेंशियल देख रहे हैं इसके अक्रॉस. इसके अक्रॉस अगर मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं तो इस वोल्ट मीटर में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसकी रीडिंग आएगी 20. ठीक है. अक्रॉस का मतलब जैसे गानों में बोलते हैं ना, I'll sail across the ocean, तो मतलब यहां से शुरू होके वहां तक, इस एंड से उस एंड तक, उसको बोलते हैं अक्रॉस. लेकिन अब इस पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की वजह से इस पूरे प्रोसेस में एक करंट फ्लो करेगा एंड दैट करंट पासेस थ्रू. थ्रू का मतलब क्या है, किसी चीज से अंदर से निकल जाना. वोल्टेज तो था इसके आर पार, तो मतलब वो क्या था, अक्रॉस. करंट इसके अंदर से निकल जाएगा, उसको हम बोलते हैं करंट पासिंग थ्रू दिस वायर. अब मान लेते हैं दिस रेजिस्टेंस इज 10 ohms. So the current passing through this wire will be how much? I know voltage is equal to current times resistance. So 20 should be equal to current times 10. So current should be equal to 2 ampere. तो इस पूरे सर्किट में जो करंट पास करता होगा वो होगा 2 एम्पीयर. यहाँ पे भी 2 एम्पीयर करंट पास करेगा, यहाँ पे भी 2 एम्पीयर करंट पास करेगा, यहाँ पे भी 2 एम्पीयर करंट पास करेगा. इस रेजिस्टेंस के अंदर भी 2 एम्पीयर करंट पास करेगा, यहाँ पे भी 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर, हर जगह पूरी तार में करंट जो पास करेगा वो 2 एम्पीयर करंट पास करेगा. लेकिन वोल्टेज जो है, वोल्टेज तार में सेम नहीं रहती, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वोल्टेज है कुछ, अभी 20 वोल्ट जा रहे हैं, अब यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा. अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तुम्हारी वोल्टेज को खा जाएगा. वोल्टेज मतलब काइंड ऑफ पावर लगा सकते हो. तो 20 वोल्ट हमने दिया, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 20 वोल्ट वोल्टेज को खा गया, तो यहाँ पे वोल्टेज होगी तुम्हारी 0. ओके, तो ये बेसिक सी चीज है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है. लेकिन हम जो बात कर रहे थे किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ ने हमें बोला कि अगर कोई बैटरी लगी इस तरीके से और लेट्स से यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, लेट्स से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, लेट्स से यहाँ पे ये वाला है, थोड़ा सा सिंपल करते हैं बाद में. सिंपली ऐसे है, ये वाला रेजिस्टेंस है मान लो 5 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस है 2 और ये बैटरी है 10 वोल्ट. ठीक है, अब दो रेजिस्टेंसेस है और एक बैटरी है, तो इस पूरे सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा.
यहाँ से कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद वो करंट यहाँ पे आएगा। लेट्स से दिस करंट इज इक्वल टू, अब ये जो करंट है वो दो पार्ट्स में आगे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे जो करंट गया उसको बोल देते हैं I1, यहाँ पे जो करंट गया उसको हम बोलते हैं I2। फिर ये I1 ऊपर से यहाँ से आएगा I1 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 I2, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी I1, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी I2 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 यहाँ तक I2। फिर यहाँ पे दोनों I1 और I2 मिल जाएंगे और मिलके बना देंगे I। Okay, so Kirchhoff's current law says, अब में हमें बोला कि कोई भी जो जंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन है ना, यहाँ पे तारे मिलती हैं, ये जंक्शन नहीं है, देखो ये तो सिंपली एक तार जा रही है, ये भी जंक्शन नहीं 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 है। जंक्शन मतलब जहाँ पे मल्टीपल तारे आके मिल रही हो। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं रेलवे स्टेशन को हम कभी भी रेलवे जंक्शन बोलते हैं। So the word that those guys use is junction. Now junction means what? Where multiple wires come and meet, or multiple railway lines come and meet. That's a railway junction. Now यहाँ पे electrical wires आके मिल रही हैं, इसको हम बोलते हैं electrical junction. So Kirchhoff's current law says कि electrical circuit में किसी भी junction पर the amount of current that is entering to this junction, in this case which is I, is equal to the amount of current that is leaving from this junction. This particular junction, the amount of current that is entering is I, and the amount of current that is leaving is I1 plus I2. So according to Kirchhoff's current law, I should be equal to I1 plus I2. Okay, let's take another junction. Let's take this junction. Now this is junction. Now junction means, according to Kirchhoff's current law, the amount of current entering should be equal to the amount of current leaving. So the amount of current entering in this case is I1 plus I2, and the amount of current leaving this junction is equal to I1. Okay? Yes, sir. So according to इसको लिख लो एक मिनट. According to Kirchhoff's current law, at any junction in an electrical circuit, any junction in an electrical circuit, the amount of current entering is equal to the amount of current leaving. Yes. Let's say this is 10 volts, this is 20 ohm, and this is also 20. Now my question is, what is the amount of current passing through this wire? या फिर ये I1, ये I1 निकालना है और ये I2 निकालना है और ये भी निकालना है I3 I1 I2 निकालना। That at any junction, the amount of current entering would be equal to the amount of current leaving. So that means at this particular junction, 1 should be equal to I1 plus I2. Yeah. तो ये जो 1 है ये डिवाइड हो जाएगा, मे बी ऐसे डिवाइड हो जाएगा 0.6 0.4 0.3 0.7 ऐसे कुछ ना कुछ करके डिवाइड हो जाएगा। Yes. फिर मेरे को ये भी पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, मतलब ऊपर वाले के अक्रॉस और नीचे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस वाले से 10 वोल्ट ज्यादा है ना, तो अगर इसको मैं +10 पे मानूं, ये भी +10 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 यहां तक +10 वोल्ट ही है। Yes. और ये वाला पॉइंट भी +10 +10 +10 +10 +10। जंक्शन से फर्क नहीं पड़ता, करंट बाइफरकेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे करंट आएगा तो वो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा।
लेकिन पोटेंशियल सेम ही रहता है। जब इस पॉइंट का पोटेंशियल +10 है तो इसका भी +10 होगा। Okay. तो यहां तक मेरा पोटेंशियल आ गया +10। सिमिलरली यहां से पोटेंशियल कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहां पे भी 0। मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी सेम, व्हिच इज 10 वोल्ट। Yeah. Okay, now potential difference in the upper one, मैं ऊपर वाले को ले रहा हूँ, potential difference is 10, which is equal to current into resistance, Understand. which is 20. So current comes out to be 10 by 20, which is 0.5. Yes, sir. नीचे वाले केस में भी वही होगा, 10 is equal to I2 into resistance, which is 20. So I2 comes out to be 10 by 20, which is 0.5. तो ये जो 1 एम्पीयर करंट है, ये दोनों पार्ट्स में इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा, 0.5 एम्पीयर एंड 0.5 एम्पीयर। ओके, नाउ ये मेरे को वैसे भी दिख जाना चाहिए था कि 1 एम्पीयर करंट है, 1 एम्पीयर करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा और मेरे को सिमेट्री से दिख जाना चाहिए, ये भी 20 ओम है और ये भी 20 ओम है, तो मतलब दोनों जगह पे करंट सेम ही पास होगा। Yes, sir. अगर मैं इसको बोल देता कि दिस इज 10 ohms and this is 20 ohms, फिर तो मेरे को दिमाग लगाना पड़ता। अब जब मैंने बोल दिया कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, मतलब दोनों जगह पे सेम करंट पास होगा, और जो करंट पास होगा इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 1 एम्पीयर। दैट मींस ऑब्वियसली आधा आधा बढ़ जाएगा ना, 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ, ठीक है। Yes, sir. नाउ किरचॉफ्स वोल्टेज, now according to Kirchhoff's voltage law, पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, according to Kirchhoff's voltage law, in any loop in an electrical circuit, in any loop in an electrical circuit, the voltage rise is equal to the voltage drop. In an electrical loop, in any loop in an electrical circuit, the voltage rise is equal to the voltage drop. अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, let's say this is 10 volts, let's say this is 10 ohms, current flowing is 1 ampere. अब इस सर्किट में किसी भी लूप में, when I say loop, you have to start from a point and come back to the same point. यहां से शुरू कर रहे हैं, इसको मैं पॉइंट A मान लेता हूं, so we'll start from point A and we'll complete one full loop, और उस पूरे लूप में we have to see that the voltage rise should be equal to the voltage drop. ठीक है, तो A से शुरू करते हैं, A का कुछ पोटेंशियल होगा और उसके बाद सेम पोटेंशियल यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ तक B तक कोई भी वोल्टेज राइज नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। फिर B to C, I know from B to C there will be a voltage drop, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ये कुछ ना कुछ वोल्टेज खींचेगा, क्योंकि इसको बल्ब है जगना है, जगने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप, और वो ड्रॉप कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस BC would be equal to current into resistance, which is equal to 1 into 10, which is equal to 10 volt. ठीक है? Yes, sir. तो हम पहुंच गए C तक। एक बार हमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ड्रॉप वाले सारे यहाँ लिख लेते हैं, राइज वाले यहाँ लिख लेते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप हो चुका C तक, 10 ओम 10 वोल्ट का ड्रॉप हो चुका, अभी हमें 10 वोल्ट राइज भी चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ तक सेम है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बेसिक कॉपर तार है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे B तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे we have a battery, और इस बैटरी में when you go from negative to positive potential, it is a voltage rise, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना था? 0, यहाँ पे पोटेंशियल
प्लस 10, तो तुम्हारा पोटेंशियल राइज हो गया, इट्स अ वोल्टेज राइज। तो फ्रॉम D to E there is a voltage rise of 10। फिर यहाँ से तुम आगे जाओगे आगे जाओगे आगे जाओगे, then you come to the same point A। That means in this particular circuit, from A to A, when you go from A to A, there is 10 volts of voltage drop and then 10 volts of voltage rise। And इससे हमें पता चलता है कि according to Kirchhoff's voltage law, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी लूप में जितना राइज होता है वोल्टेज का उतना ही फॉल होता है। इसको नोट कर लो, फिर एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे जिसमें तुम एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और करंट लॉ दोनों यूज करेंगे। Okay, let's say we have a battery which is resistance 2. Okay. Now my question is, okay, I'll just name all of these points. Okay? This is B. This is D. And yeah. और इसको हम बोल देते हैं X. So the question is, apply Kirchhoff's voltage law along the loop A, B, C, D, E, A। Kirchhoff's voltage loop लगाना है इस लूप पे, फिर उसके बाद Kirchhoff's voltage law लगाना है मेरे को A, B, C, X, Y, D, E and A। ठीक है, हमें Kirchhoff's voltage law लगाना है। और उससे पहले तो मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे करंट कितना पास कर रहा हूँ। 1 ampere। ठीक, चलो इसमें हम अभी नहीं जाएंगे, तुमने बिल्कुल सही निकाला। करंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज 1 एम्पीयर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट पास करना है इसके थ्रू, तो यहाँ पे कितना करंट पास करेगा? अच्छा, इसके अक्रॉस कितना पास करेंगे? 3 ओम में से कितना कर जाएगा? 1 एम्पीयर, है ना? तो ये जो 1 एम्पीयर है दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.5 0.5 0.5, आधा आधा बढ़ जाएगा। चलो, तो पहला पार्ट तो तुमने बिल्कुल सही कर लिया, तुमने किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के ये पता कर लिया कि कहां-कहां कितना-कितना करंट पास कर। yes Now let's apply Kirchhoff's voltage law across the first one, A B C D E A। तो A B C D E A में कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? तो सबसे पहले यहां से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप हुआ होगा। हाउ मच इज दैट? दैट इज 3 into 1। देन ड्रॉप हुआ है ना? या देन एक और ड्रॉप हुआ होगा यहाँ पे फ्रॉम C to D। यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ? तो 2 into 0.5। फिर और यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और कोई ड्रॉप नहीं। So total drop in the first loop is +1 equal to A to A जाते टाइम राइज कहाँ पे हुआ? सिर्फ एक ही बैटरी लगी, 0 से जब तुम यहाँ पे आओगे there is a rise of, मतलब इस लूप में Kirchhoff's voltage valid है। yes Similarly, do it for the other one. you also do
So valid है. ऑलमोस्ट सेम ना, बिल्कुल सेम ही आ रही है. ओके, ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू आवर डीपीपी. और तुम्हारे डीपीपी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें तुम्हें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ के करंट दोनों को साथ साथ में यूज करना पड़ेगा. सो लेट मी शो दिस. I know it's very not that bright, but is it visible? पहला question. Let's try this. This might be second question. No? Sorry? This is second question, no? Oh yes, this is second question, not first. 6. All right. चलो जी. यहाँ पे तुम्हें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ लगा के ये पता करना है कि ये वोल्टेज to find out what is the EMF of this battery. EMF हमने किया ना electromotive force. So what is the EMF of this particular battery? Okay, देखो. Yes. 12. 12. EMF of this battery is 12 volts. ये जी बता दो कैसे किया? ये कितना I3 कितना आ गया सबसे पहले? I3 बिना निकाले कर दिया? Yes, sir. फिर तो गलत होगा यार. कैसे किया? Give me an idea. कैसे आया 12? Oh, So, don't tell me you multiply 6 with 2. Yeah. Oh, no, 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 no. This would have been 12 volts if your circuit was down. ये सब कुछ ना होता ना, इसको सीधा यहाँ से यहाँ ऐसे जोड़ देता, फिर तुम्हारा आ जाता बड़े आराम से 12 वोल्ट 12. हाँ, लेकिन अब ये सब भी तो हमें दे रखा है ना. और हमने अभी अभी क्या पढ़ा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट, इसको तो हमने कहीं यूज नहीं किया है ना. तो चलो थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं. डिफिकल्ट वन. तो इस तार में से करंट फ्लो कर रहा है 0.8 एम्पीयर. तो यहां से 0.8 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना यहां पे भी 0.8 ही फ्लो कर रहा होगा. Yes, sir. क्योंकि करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, तो यहां पे 0.8 और यहां पे 0.4. ठीक है. Yes, sir. तो ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे तुम सोच के देखो, हमें ये पता है कि कितना करंट आ रहा है. सिर्फ ये 2 एम्पीयर करंट इसमें आ रहा है और जाने वाला करंट कितना है? 0.8 इधर चला गया, 0.4 इधर चला गया. इसका मतलब जो बचा हुआ है वो इधर जाएगा. यस. Yes, तो sir. क्या मैं बोल सकता हूँ दिस I3 is equal to 0.8 एम्पीयर. Yes, sir. What I've done is 2 is equal to 0.8 plus 0.4 plus I3. 2 is equal to 1.2 I3. Yes, sir. Now ये मेरे को I3 पता चल गया. I3 is 0.8 एम्पीयर.
अब मेरे को पता चल कराना है कि ये वोल्टेज कितनी है। अब तुम एक सर्किट को देखो, ये वाला लूप ए टू बी टू सी टू डी टू ई टू एफ, ए बी सी डी ई एफ, इस लूप में तुम्हें हर जगह पे पता है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। यहाँ पे ड्रॉप पता चल गया, यहाँ पे ड्रॉप पता चल गया, और यहाँ पे तुम्हें राइज निकालना। So this voltage rise should be equal to जो यहाँ पे ड्रॉप होगा प्लस जो यहाँ पे ड्रॉप होगा। Yes? Yes. यहाँ पे जो ड्रॉप होगा that will be 6 into 2 which is 12. यहाँ पे जो ड्रॉप होगा that will be I3 into 8 which is 8. So total gives you a 20. voltage of 20. सही था ना? Yes, sir. Okay. And now next is अगर मैं तुमसे ये पूछ दूं कि ये बताना मेरे को R2 कितना, ये हमें पता चल गया 20 वोल्ट। R2 R3 निकाल के देखते कितना है? एक मिनट सर। Very good. So R2 comes out to be 20. तुमने कौन सा वाला लूप यूज किया? A, B और ये वाला ना, यहाँ से। Yes, sir. All right. R2 is 20. Similarly, you can also calculate R3. Yes, sir. ठीक है? चलो जी. So now you have understood Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. लेकिन रिद्धिमा, I want you to pay attention to this. Kirchhoff's voltage law says that in any electrical circuit, in any of the loops, in any electrical circuit, in any of the loops, the voltage rise is equal to the voltage drop. Any of the loop, तो ये वाला लूप भी बन सकता है ना, यहाँ से जाके ऐसे 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 ऐसे, ये भी तो एक लूप ही है। Yes. A loop is a closed shape. तो ये भी तो एक लूप है। तो इस लूप में भी हम लगा सकते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करके देखते हैं। इन लूप P अगर इस लूप में मैं लगा दूं वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे हुई है? वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुई है। कितनी ड्रॉप हुई है? 0.8 into 10, 0.8 into 10। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। Now this is not a voltage drop, this is a voltage rise, क्योंकि तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है नीचे वाली डायरेक्शन में और हमारे लूप में हम जा रहे हैं ऊपर वाली डायरेक्शन। So this point is at a higher potential than this point. This point is high, this point is low. So यहाँ पे will have some sort of voltage rise. Yes? Yes, sir. So this voltage rise will be equal to my current times resistance. और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूं, so my resistance will come out to be 20 ohms. Okay? Yes, sir. Similarly, अगर मेरे को R3 निकालना है, R3 निकालने के लिए मैं कौन सा लूप यूज करूंगा? B, C, D, E, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे। तो इस लूप में मैं वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0.8 into 10 and voltage rise is equal to, यहाँ पे कुछ वोल्टेज राइज होगा, so this gives me 0.8 into R3 and you will see that your R3 comes out to be 10 ohm. तो जो मैं कहना चाहता हूँ that is कि Kirchhoff's voltage law तुम किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस सर्किट में एक बैटरी होनी जरूरी है। अब हमने इस सर्किट में Kirchhoff वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया, इसमें कोई भी बैटरी नहीं, दो ही रेजिस्टेंसेस थे, एक में से वोल्टेज ड्रॉप हुई, दूसरे में से वोल्टेज राइज हुई। Rise. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट Kirchhoff's करंट लॉ एंड Kirchhoff's वोल्टेज लॉ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार तुम क्वेश्चंस को देख लो, हमारे आगे कौन से क्वेश्चंस हैं। सो वी हैव अ व्हीटस्टोन ब्रिज,
then we have a balanced Wheatstone bridge, then we have a potentiometer, then we have a meter bridge, and then we have the maximum power theorem. Okay. अभी जो हम करने जा रहे हैं, that is question number 3, the concept of a Wheatstone bridge and what is a balanced Wheatstone bridge. अभी अभी हमने बात की है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में किरचॉफ्स करंट लॉ होते हैं कि किसी भी जंक्शन पे the amount of current entering is equal to the amount of current leaving, and the voltage in any of the loops in any electrical circuit is voltage rise is equal to the voltage drop. अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि मान लो एक बैटरी लगी तुम्हारे ऐसी, इसमें तुम्हारा एक रेजिस्टेंस ऐसे, फिर एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हमने लगा दी. लेट्स से दिस इज R1 एंड दिस इज R2. फिर नीचे हमने ऐसे रेजिस्टेंसेस लगा दिए, एक R3, और यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसको हमने बोल दिया B. जब भी तुम्हारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुम्हारे दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं, लाइक इन दिस डायग्राम वी हैव R1 एंड R2 इन सीरीज, और नीचे भी दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में R3 और R4, और ये सिस्टम दोनों आपस में पैरेलल है, इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन. ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, इसके एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट्स से माय बैटरी इज ऑफ 10 volts and let's say this one is of 10 ohm and this one is also 10 ohm. Let's say R3 is also, no, not 10. Let's say R3 is 5 and R4 is 5. Okay. अब इसमें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि करंट कितना कितना कहां पास करेगा और कौन से पॉइंट का क्या क्या पोटेंशियल. ओके, इसको भी 10 ले, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो. Now you see this is 10 and this is 10 और ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 20 और नीचे वालों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 20. ऊपर भी 20 नीचे भी 20, और ये दोनों किसमें पैरेलल, उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/10. ऊपर भी 20 नीचे भी 20, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, पैरेलल में दोनों. Two resistances of 20 ohm each are in parallel. 10. 10, right? तो यहाँ पे इक्विवेलेंट टोटल बन गया 10. ये वोल्टेज है 10, तो यहाँ पे करंट कितना पास करेगा, 1. ओके. यहाँ पे करंट कितना पास करेगा, 1. यहाँ पे करंट कितना पास करेगा, 0.5. 0. यहाँ पे करंट कितना पास करेगा, 0. Okay. Now this point is at potential plus 10, 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 plus 10. Okay. This is plus 10. This is 0, 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 0. This point is at 0. तो ये है plus 10 पे और ये 0 पे. तो प्लस 10 से 0 पे जाते जाते बीच में दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आएंगे. पहले यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, that voltage drop would be equal to current into resistance. How much is that? 0.5 into 10, that is 5 volt. तो यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे what you will have is this point would be at 5 volt potential. This is at 0 volt potential. This is at plus 10 volt potential. ऊपर वाले लूप का मैंने एनालिसिस कर लिया, नीचे वाले लूप पे भी बिल्कुल ऐसे होगा. Now volt potential is plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. यहाँ पे plus 5, यहाँ पे 0.
नाउ अगर मैं इन दोनों के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा, गैल्वेनोमीटर इज व्हाट, an electrical appliance which measures कि करंट कितना पास कर रहा है किसी सर्किट में से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा तो इस पे एक नीडल होती है, वो नीडल तुम्हें कितना शो करेगी 1 एम्पीयर, इसमें से 1 एम्पीयर करंट पास। और यहाँ पे अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो वो मेरे को शो करेगा 0.5 एम्पीयर पास। अगर मैं यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं, इन दोनों तारों को कनेक्ट करके एक गैल्वेनोमीटर दोनों के बीच में लगा दूं, now you see this point is at +5 potential, this point is also at +5 potential, मतलब दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो मतलब इस तार में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और ये गैल्वेनोमीटर हमें शो करेगा दिस रीडिंग विल बी इक्वल टू 0। दिस इज जस्ट लाइक कि अगर इस बैटरी की मैं थोड़ी सी पावर कम कर दूं, 9 वोल्ट कर दूं, 10 8 वोल्ट कर दूं, 7 कर दूं, तो इसका करंट थोड़ा कम होते जाएगा, बिकॉज़ आई नो V इज इक्वल टू IR। तो अगर मैं वोल्टेज बहुत कम कर दूं तो करंट बहुत कम पास करेगा। फिर एक टाइम आए जब मैं वोल्टेज को 0 ही कर दूं, कि मान लो स्विच ही नहीं है, मेरा वोल्टेज ही नहीं आ रही पीछे से, तभी तो जब पीछे से लाइट चली जाती है मेरा पंखा बंद हो जाता है, वोल्टेज चली गई तो हमारे यहाँ से करंट नहीं पास कर रहा। तो अगर वोल्टेज मैंने 0 कर दी then this means current will also become 0। और यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है +5, इसका पोटेंशियल इज +5, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट पासिंग थ्रू दिस वायर इज 0, और इसको हम बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। Yes. एंड ये तुम्हारा कब कब होगा, ये किन केसेस में इस तार में से करंट नहीं फ्लो करेगा। सो द कंडीशन फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड इज, condition for a Wheatstone bridge to be balanced is when your ratio of R1 to R2 is equal to the ratio of R3 and R4. When the ratio of R1 to R2 is equal to the ratio of R3 to R4. In these cases, the Wheatstone bridge should be balanced. Okay, done. हटा दो। Yes. ये जी 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगाया एक बल्ब, ये था 2 ओम का, ये था 6 ओम का, ये था 10 ओम का, ये मेरे को पता नहीं। तो जब ये मैंने पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ से बैटरी को ऑन कर दिया, तो मैंने देखा ये बल्ब जगा, ये थोड़ा सा भी नहीं जगा, कभी कभी थोड़ा सा जलता होता ना, थोड़ा सा भी नहीं चला, मतलब कि इस तार में से कोई करंट फ्लो ही कर रहा है। बताओ ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? 6. Oh, why? No, no, no. Thirty. Very good. This is 30 because बीच वाली तार में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब this is a Wheatstone bridge which is balanced. When we say a Wheatstone bridge is balanced, that means the ratio of R1 to R2, which is 2 and 10. That means 1/5 should be equal to 6 by x. So x comes out to be 5 multiplied by 6, which is equal to 30 ohms. All right. So this was your question number 4. Okay. And now अभी हमारे इस चैप्टर में we are left with question number 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
This is about meter bridge, potentiometer और maximum power transfer theorem. So अभी हमारे पास do this recording after this class. Then I'm going to see you tomorrow.